प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। बाल ठाकरे की मौत के बाद श्रद्धांजलियों में ये बात आना तो तय था कि उन्होंने भारत की सियासत पर बहुत असर डाला है। क्षेत्रवाद से लेकर कट्टरपंथ तक का सहारा लेने वाले बाल ठाकरे मराठी मानस की बात करते वक्त दूसरे राज्यों के लोगों के खिलाफ किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करते थे। उन्होंने बंबई का नाम मुंबई ही नहीं करवाया, बल्कि मराठी पहचान के साथ जोड़कर साम धाम दंड भेद की नीति भी अपनाई। जब उनकी मौत हुई तो उनके घर के बाहर लगा जमावड़ा कई किस्म का संदेश दे रहा था। बाल ठाकरे की मौत पर मीडिया ने जिस भक्ति भाव से कवरेज की, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। मौत के मातम में शामिल मीडिया ने हर कोण से अंतिम संस्कार को दिखाया और उनका महिमा मंडन किया। मौत अटल सच्चाई है, लेकिन फिर भी गमगीन करती है। ऐसे समय में धीरज रखना और मंथन करना समझदारी कहलाता है। मुंबई में कई दिनों से माहौल तनावपूर्ण था। ये सोचने वाला तो मसला है कि अगर एक सियासतदान बीमार है तो देश की वित्तीय राजधानी में इतना तनाव क्यों है। इस तनाव की जड़ें बाल ठाकरे की सियासत से ही तो जुड़ी हैं। अंतिम संस्कार वाले दिन मुंबई पूरी तरह बंद रहा। मीडिया ने इसे बाल ठाकरे के शोक में शमूलियत के तौर पर पेश किया। फेसबुक पर एक लड़की ने लिख दिया कि मुंबई सिर्फ बाल ठाकरे के सत्कार के कारण बंद नहीं है, बल्कि खौफजदा होने की वजह से बंद है। इस टिप्पणी की लेखिका शाहीन ढांडा और इसको पसंद करने वाली उसकी सहेली रेणु को पुलिस ने गिरफ्तार किया। टिप्पणी करने वाली लड़की के रिश्तेदार के दवाखाने पर शिव सैनिकों ने हमला किया और तोड़फोड़ की। सवाल ये है कि क्या इस तरह की टिप्पणी करने वाली के खिलाफ आईपीसी की धारा 502 के तहत मामला बनता है। मतलब क्या उसने दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाली टिप्पणी की है या एक आम नागरिक के डर को बयान किया है। शिव सैनिकों का हमला उसके डर की पुष्टि करता ही तो लगता है। सवाल करना बनता है कि जिस माहौल में एक छोटी सी टिप्पणी भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, उसको लोकतांत्रिक देश में कैसे देखा जाए। बिना शक बाल ठाकरे ने भारत की सियासत को एक मोड़ दिया है, जिसका प्रदर्शन उनकी जिंदगी और मौत के आर पार फैला हुआ है। इस मोड़ के बारे में संजीदा चर्चा करने की बजाय सिर्फ भक्ति भाव की तवक्को न सिर्फ की जा रही है, बल्कि निभाई भी जा रही है। इस रुझान के भारत और भारतवासियों के लिए क्या मायने बनते हैं। बाल ठाकरे की मौत का मातम शायद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा मीडिया कवरेज लेने वाली घटना हो। ऐसे समय में किसी के मातम में दखलंदाजी किसी भी पक्ष से जायज नहीं ठहराई जा सकती। लेकिन क्या मातम में शामिल लोगों को हर जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है? मुंबई बंद को डर के साथ जोड़ देना इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया कि पुलिस सख्त धाराओं को लागू करे और शिव सैनिक तोड़फोड़ पर उतर आए? थोड़ा पीछे देखें तो तोड़फोड़ शिवसेना की कार्यशैली का अभिन्न हिस्सा रही है। तोड़फोड़ और हिंसा को अपनी कार्यशैली का हिस्सा मानने वालों और उस पर गर्व करने वालों के बारे में चुप रहना या नजरअंदाज करना लोकतंत्र में क्या कहलाएगा? इसी पर चर्चा करने के लिए हमने बुलाया है हेमंत गोस्वामी को, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनके साथ हैं प्रोफेसर अक्षय कुमार, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़ाते हैं, और ललन सिंह बघेल, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी पढ़ाते हैं। ये लोकतंत्र, मानवीय मूल्यों और सामाजिक न्याय जैसे मसलों पर काम करते हैं। आप सभी का आज की चर्चा में स्वागत है। हेमंत जी, क्या कहेंगे पिछले दिनों में जो पूरा घटनाक्रम हुआ है? जी, इनमें दो पहलू हैं जिन पे मैं रिफ्लेक्ट करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है, जो बाल ठाकरे ने अपनी पॉलिटिक्स को रीजनलिज्म के साथ आइडेंटिफाई किया, मुझे लगता है, मुझे उसमें कोई गलत बात नहीं लगती। आप भारतीय भाषा के साथ, भारतीय संस्कृति के साथ अगर अपनी राजनीति जोड़ते हैं तो ये आपका राजनीति करने का ये तरीका है, तो इसमें कुछ मुझे गलत नहीं लगता। लेकिन उसका जो दूसरा पक्ष है, जब आप किसी पर हमला करते हैं जी, उसके बारे में मैं अपनी उसमें दोनों बातें जी। तो उसमें मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा। तो दूसरी जो चीज है, जहां तक बात रही कि इस लड़की ने फेसबुक पे एक स्टेटस दिया और स्टेटस वो अपडेट करने के बाद और शेयर करने के बाद उस पर पुलिस ने केस रजिस्टर कर दिया, वो एकदम सरासर गलत बात है। और इस तरह से आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का मजाक नहीं उड़ा सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स का मजाक नहीं उड़ा सकते। सो उसका मुझे लगता है सब भारतीयों को विरोध करना चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसी स्लिपरी स्लोप पे हमने क्रिएट कर दी है आईटी एक्ट की अमेंडमेंट करके। सेक्शन 67A वाली जो ABCD वाली जो हमने अमेंडमेंट की है, ये हमने ऐसी स्लिपरी स्लोप क्रिएट कर दी है जिसमें पता नहीं कितने लोग फिसलेंगे और कैसे कितने लोगों की जुबान पे ताले लगा दिए जाएंगे, इसलिए कि वो पॉलिटिकल सिनेरियो में या उस पॉलिटिकल सिचुएशन में उनकी जो बेवाक बात है, जो वो बात रख रहे हैं, वो कुछ रूलिंग पार्टीज को या कुछ ऐसे लोगों को सूट नहीं कर रही है।
सो जहां तक आपने बात की शिवसेना की हिंसा की बात या जो आप हुड़दंग की बात आपने की, तो मुझे लगता है कि वो केस टू केस बेसिस पे देखने वाली चीजें हैं। उसमें जनरली एक जामा पहनाना, ये कहना कि ये उनकी नीति का ही हिस्सा था, ये मैं कम से कम ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। और मैं केस टू केस, इंसिडेंट टू इंसिडेंट में सर्टनली जहां क्रिटिसाइज करने वाली चीज है तो उसको क्रिटिसाइज भी करना चाहिए। जहां कानून तोड़ा गया है तो वहां उसको उसके अगेंस्ट एक्शन, कानून के हिसाब से एक्शन भी लेना चाहिए। तो अगर कहीं कानून के हिसाब से एक्शन नहीं लिया जा रहा तो इसमें खाली बाल ठाकरे की का कसूर नहीं है, हमारी पूरी न्यायपालिका का, हमारा जो पुलिस तंत्र जितना भी है उसकी, और हमारा जो जितना भी जो स्ट्रक्चर है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर, उस सबकी कमियां हैं। खाली उसमें बाल ठाकरे को दोषी ठहराना मुझे नहीं लगता ठीक है। इसी तरह अगर हम और रीजनल पार्टीज की भी बात करें तो इस तरह का जो प्रांतवाद, धर्म के नाम पे या इस तरह की जो राजनीति की जाती है वो अक्रॉस द कंट्री, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग टाइम पर करती रही हैं, अलग अलग टाइम पर करती रही हैं। लेकिन जब भी वो किसी मिनॉरिटी के साथ जुड़ी हुई है तब उसको जो स्टेट का रिस्पांस है वो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट रहा है। जी, पंजाब का मामला उसमें देखा इसको माइनॉरिटी और मेजोरिटी के साथ भी फिर मैंने इसको कनेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि जहां माइनॉरिटी की बात आती है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29 और 30 को भूल जाते हैं। 29 और 30 खाली रिलीजियस माइनॉरिटी की बात नहीं करती, वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की भी बात करती है, वो कल्चर और हेरिटेज के बेसिस पे भी माइनॉरिटी की बात करती है। हम जब माइनॉरिटी की बात करते हैं हम सिर्फ आ जाते हैं रिलीजियस माइनॉरिटी की बात। लेकिन बाल ठाकरे भी रिलीजियस आइडेंटिटी को उन्होंने नहीं चूके, उन्होंने लिंग्विस्टिक की भी बात की, उन्होंने अपनी मराठी भाषा की भी बात की, और उनके सारी राजनीति की जो धुरी है वो मराठी मानुस को लेके और महाराष्ट्र को लेके उनकी वो सारी राजनीति रही। ये बात अपने में एक मुझे लगता है आश्चर्यचकित करने वाली है कि उन्होंने कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, कभी कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं होल्ड की, पर वो फिर भी इतना ज्यादा कंट्रोल रखते थे और इतना ज्यादा लोगों के बीच में, अब वो जो लड़कियां कहती हैं भय, तो मैं उस बात का भी खंडन नहीं करूंगा। कईयों के मन में भय था और कईयों के मन में उनके प्रति आदर था, तो वो इस तरह के मिली-जुली भावनाएं बिल्कुल स्पष्ट हो गई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इनकी बात को आगे ले जाता हुआ, देखिए जो आज का राजनीतिक माहौल है जहाँ पे आपको कोई पैन नेशनल, पैन इंडियन पॉपुलरिटी की जरूरत नहीं है, फ्रेगमेंटेड पॉलिटिक्स है, कोएलिशन की पॉलिटिक्स है, उसमें ये लोकल लेवल पे रीजनल वारलोड्स खड़े हो गए हैं जी, और वो उनको अपनी रीजनल कॉन्स्टिट्यूएंसी को सर्व करने के लिए वो किसी किस्म का नारा लगा सकते हैं, और ऐसा एक हिस्टीरिक माहौल क्रिएट करते हैं, वो हिस्टीरिया क्रिएट करते हैं जिसमें दो एक्सट्रीम पॉसिबल है, फियर फॉर द अदर्स, रिस्पेक्ट फॉर द कैडर्स जी। उसके अंदर कोई रैशनल बैलेंस, कोई तार्किक राजनीति की संभावना बिल्कुल खत्म है। तो जो ये कह रहे हैं फियर, वो बात है कि फियर बाकी के लिए तो है, क्योंकि उनकी राजनीति जिसे आप बेबाकी बोलते हैं, जिसको आज मीडिया बहुत ग्लोरीफाई कर रहा है कि बड़े उन्होंने वो बातें की जो आम आदमी पॉलिटिकल करेक्टनेस के तहत नहीं कहता शायद वो, लेकिन उन्होंने कही वो बात। मुझे लगता है कि राजनीति के अंदर भी, और चाहे व्यवसाय की बात हो, आज पॉन्टी चड्डा की बात भी हो रही है कि बहुत बड़े सफल व्यवसायी थे, सफल राजनीतिज्ञ थे, इतने लोग फाइनल पे आए, इतने लोगों में उनका जो, हम उनकी पूरी ट्रेजेक्टरी की पार्टियों के साथ भी उनका जो पूरी ट्रेजेक्टरी को भूल जाते हैं। किस तरह से एक आदमी खड़ा हुआ, किस प्रकार से उसने क्रिमिनल अपने तौर तरीके अपनाए, किस प्रकार से उसने वो बातें की जो नेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर शायद इतनी एक्सेप्टेबल नहीं थी। ये सारी बातें भूल के, ये ठीक है कि मातम का अवसर है और वो सब बातें ठीक है, लेकिन बाल ठाकरे को लेकर हमें ये अवसर भी है कि उनकी राजनीति का मूल्यांकन किया जाए और ये बताया जाए। जहां मराठी मानुस की बात है, भाषा की बात है, देखिए मुंबई का कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर है, मुंबई कैपिटल सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, मुंबई हमारे यहाँ की कमर्शियल कैपिटल है देश की पूरी। उसके अंदर केवल एक मराठी मानुष की बात क्यों करते हैं आप? हर बार उन्होंने वो नारा लगाया जिसकी उनको लगता था कि एक पॉलिटिकल इनकैशमेंट आज हो जाएगी जी। तो ऐसे के अंदर ये केवल ठाकरे के साथ नहीं, इस तरह के हिंदुस्तान में इस तरह चप्पे चप्पे पर लीडर हैं जो रीजनल लेवल के ऊपर इतना मास हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, लेकिन उनको नेशनल लेवल की कोई चिंता नहीं। ललन आप कुछ मैं दो बातें जोड़ना चाहूंगा अक्षय की बात को आगे बढ़ाते हुए। पहली बात तो ये कि बाल ठाकरे एक फिनोमेना कैसे बने।
जब तक हम इस पे विचार नहीं करते हैं तो आज भी हम एक तरह से मातम को आगे बढ़ाने का या उस पर बातचीत कर रहे होंगे। दो बिंदु इंपॉर्टेंट हैं। पहले जो हेमंत जी ने कहा कि रीजनल पार्टीज बहुत जगहों पे अलग अलग तरीके से वायलेंस को इन्वोक करते हैं, वो करते हैं, बढ़ाते हैं अपने राजनीति को। मेरा मानना है कि यदि इस तरह से हम किसी भी विचार के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर विचार करेंगे, उससे उपजी राजनीति के ऊपर विचार करेंगे तो केवल एक सिरा पकड़ पाएंगे, दूसरे सिरे पे बात नहीं करेंगे। दूसरा सिरा ये है कि कैसे लोगों के मन में भय, वो शायद हिंसा का भय था। और ये जो आज की घटना जो अभी 1970 से लेकर के 2012 तक का जो एक की यात्रा है, उस यात्रा को दुनिया की बहुत सी यात्राओं के साथ जोड़ के देखा जाना चाहिए। मैं तो जर्मनी को देखता हूं, हिटलर का पूरा नाजीवाद देखता हूं, और बहुत लोगों ने संबोधन में कहा है और उन्होंने स्वीकार किया है, जिसको बेबाकी के रूप में सराहा जा रहा है, कि मैं हिंदुस्तान का हिटलर हूं या मुंबई का हिटलर हूं। और उन्होंने कहा है कि ये 1967 की ये उनकी स्टेटमेंट है कि हिंदुस्तान में हिटलर जैसा आदमी चाहे तभी ये कश्मीर जैसी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कश्मीर जैसी समस्याओं का निदान हो सकता था। मेरा मानना है कि जब इस तरह के वाक्य, इस तरह के प्रवचन जनता में प्रचारित प्रसारित किए जाते हैं और मीडिया एक क्लब की तरह है, इलीट्स का क्लब है, रूलिंग क्लास का क्लब है, वो किसी भी लेवल पे जा सकते हैं क्योंकि उनके पीछे होते हैं अपने हितों की राजनीति। अब जब बाला साहब ठाकरे की बात हम करते हैं तो हितों की राजनीति में वो भय तो आना ही आना है, लोकतंत्र की हत्या होनी ही होनी है। अब जब लोकतंत्र को, उनको बचाने की कोई फिक्र नहीं है, उनके कार्डर्स को बचाने की फिक्र नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि 21 साल की लड़की अगर फेसबुक में अपना एक ओपिनियन एयर करती है, ओपिनियन पोस्ट करती है, उसको लेकर के कितना हंगामा खड़ा होता है और उसके चाचा का घर या चाचा का क्लिनिक जो है पूरा विध्वंस कर दिया जाता है। उससे जो हिंसा आगे बढ़ती है वो एक्चुअली एक सिम्टम की तरह है, जिसको अक्षय कह रहे थे हिस्टीरिया। हिस्टीरिया एक तरह से पनपता है अपने नए नए अवतार में, नए नए फॉर्म में। तो मुझे लगता है कि जब हम बाला साहब के पूरे जीवन, उनसे उपजी हुई राजनीति का मूल्यांकन कर रहे हैं तो नहीं भूलना चाहिए कि मानव अधिकारों के प्रति जो संचेतना है, निश्चित रूप से माइनॉरिटी का ये कह देना, मैं अपना मत विभेद रखना चाहता हूं हेमंत जी के साथ कि उसमें कल्चरल हेरिटेज का मसला है, उसमें लैंग्वेज का मसला है, नहीं। यहां पे सस्पेक्ट कम्युनिटी किसको बनाया जाता है हिंदुस्तान में? सबसे पहले शक किस पे जाता है अगर कोई घटना घटित होती? वो माइनॉरिटी पे जाती है, वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी पे नहीं जाती है, वो रिलीजियस माइनॉरिटी पे जाती है। और उनको शक के दायरे में ला करके, चाहे वो राज्य का बर्ताव हो, चाहे केंद्र का बर्ताव हो। केंद्र ने भी तो तैयार किया बाबा साहब को, जब 1970 में देसाई का मर्डर किया जाता है एक सीपीआई के एमएलए का, तो उस कहानी के साथ ये सिरे जुड़ते हैं। तो मैं अभी ये नहीं कहना चाहता हूं कि उनके मातब के माहौल को हम दूसरे ढंग से देखें, लेकिन सवाल तो खड़े होते हैं। उनकी समाजशास्त्री व्याख्या होनी चाहिए और बेबाकी के साथ होनी चाहिए, जिस तरह की बेबाकी की बात, वायलेंस को जस्टिफाई करने की बात बाला साहब करते हैं। ये ठीक है कि बेबाकी सिर्फ एक पक्ष से ही नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ से बेबाकी होनी चाहिए, तभी जनता के साथ जुड़ते हुए जो बातें हैं वो हम करेंगे ब्रेक के बाद। अभी समय हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद जो सवाल हमारे सामने आए हुए हैं उनके ऊपर कैसे सोचा जाए। हेमंत जी, आपने कहा कि आपको उनकी पॉलिटिक्स के साथ कोई ऐतराज नहीं है, जहां तक जो क्षेत्र है उसके बारे में बात करना, मराठी जो पहचान की बात करना, लेकिन जो दूसरा पक्ष है जिसके बारे में अगर हम ये फेसबुक वाली एक बात और इसका दूसरा सिरा ढूंढने की कोशिश करें तो केंद्र की तरफ से जिस किस्म का इंतजाम किया गया, खासतौर पे सिक्योरिटी को लेके वहां पर ज्यादा डिप्लॉयमेंट की गई, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ खदशा तो सभी को था कि वायलेंस हो सकती है। ऐसा किसी और मामले में जब कोई पॉलिटिशियन बीमार हो, अनलेस और अनटिल कोई अटैक किया गया हो, जब किसी टेंस माहौल की बात हो, लेकिन इस किस्म की टेंशन और उसके बाद जो वहां पर केस दर्ज होता है वो ये दर्ज होता है कि इससे दो कम्युनिटीज के बीच में हेट्रेड फैलाने की बात हुई है। इसका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। और बाल ठाकरे वो आदमी हैं जो 92, 93 की जो घटनाएं हैं उनके बारे में कहते थे कि मुझे उनके ऊपर नाज है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें जो उनकी स्टेटमेंट है उस पर मैं रिफ्लेक्ट करना शुरू कर रहा हूँ, उसको एनालाइज करना शुरू करें तो पूरी डिस्कशन कहीं और चले जाएगी। तो आई विल स्टिक टू जो अभी प्रेजेंट
घटनाएं हैं। सबसे पहली चीज तो उनको इस तरह की सिक्योरिटी क्यों दी गई, या शिवाजी पार्क में जिस तरह से उनका अंतिम संस्कार किया गया, अंतिम यात्रा निकाली गई, वो क्यों निकाली गई, ये सारा कुछ इंटेलिजेंस के इनपुट के बेसिस पे होता है कि इंटेलिजेंस की इनपुट भी आती है सरकार के पास, और ये होता है कि इसमें लोग किस तरह के रिएक्ट कर रहे हैं। और ये बात तो जग जाहिर है कि बाला साहब ठाकरे का जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज्यादा थी, जो हमें देखने में भी नजर आता है कि इतना 8-10 लाख लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और सारे महाराष्ट्र से आते हैं वहां पर। तो ये तो अगर आप वैसा इंतजाम नहीं करते तो आप ज्यादा अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते। आप कहाँ लोगों को अकोमोडेट करते, लोगों ने तो आना ही आना था। सो आप ये और ये बोले कि खाली जो अरेंजमेंट है वो सिर्फ इस कारण नहीं कि ये फ्यूनरल कैसे होगा और कितने लोग आएंगे, सिक्योरिटी अरेंजमेंट इस कारण भी किए गए कि मुंबई में बहुत टेंशन थी जी। उसमें वहां पर दोनों जो इतिहास रहा है मुंबई का, हिंदू मुस्लिम को लेके, दंगों को लेके भी वहां इतिहास रहा है, तो मेरे को लगता है ओवर कॉशियस होना, टू अर्र ऑन द साइड ऑफ सेफ्टी इज बेटर देन टू मेक नो प्रिपरेशन। तो अगर ऐसी प्रिपरेशन की गई तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई खामी है। अब ये इसमें मतलब जहां तक ये अरेंजमेंट वाली कहानी है या वहां उनको, उसमें भी मुझे लगता है उसमें बिल्कुल कुछ नहीं है, क्योंकि अगर स्टेट ये नहीं करता तो ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती थी। बिल्कुल ठीक है। इसी बात को तो बयान वो लड़की कर रही है ना जी, मैं वही बोल रहा हूँ। जो सबसे अब ये लड़की वाली, अब लेट्स एनालाइज कि जो लड़की पे केस रजिस्टर हुआ, क्यों रजिस्टर हुआ। वो केस इसलिए रजिस्टर हुआ कि सेक्शन 67, 68 जो हमने आईटी एक्ट का अमेंड किया उसकी वजह से हुआ। और ये अमेंडमेंट किसने की थी? ये अमेंडमेंट 2008 में हुई थी, कांग्रेस के समय पे हुई थी। वही जो आज बोल रहे हैं हु आर क्राइंग फाउल, उनकी वजह से हुई थी। मैंने पूरी डिबेट पढ़ी वो पार्लियामेंट की, किसी ऑपोजिशन पार्टी ने उसको अपोज नहीं किया। रूलिंग पार्टी लेके आई अमेंडमेंट, किसी ने उसको अपोज नहीं किया। उसमें क्या लिखा है? एनीबडी यूजिंग मेनेसिंग वर्ड्स कैन बी बुक्ड अंडर दिस। एक नंबर 2, कोई भी आप इफ यू आर यूजिंग एनीथिंग व्हिच इज डेफेमेटरी, इसमें मेनेसिंग और डेफेमेटरी है कहां पर? सर मैं आपकी बात से एक्टिव स्टांस पुलिस लेती है तो उसमें मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि इसमें मेनेसिंग नहीं है, या इसमें डेफेमिंग नहीं है, या इसमें पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाली बात नहीं है। मैं आपकी बात मानता हूं, पर ये आपने इन द फर्स्ट प्लेस आप ये प्रोविजन लेके क्यों आए? इंडियन पिनल कोड में डेफेमेशन पे हमारे पास 501, 502 सेक्शंस हैं, जो 500 हमारा डिफेमेशन बताता है कि क्या डिफेमेशन है, किस तरह से आप कौन डिफेम करेगा। ये सारे के सारे जो प्रोविजन है ये कॉग्निजेबल नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल है। विच मीन्स कि अगर मैं डिफेम होता हूं तो मैं कोर्ट में जाऊंगा और मैं अपना ऑनर प्रोटेक्ट करूंगा। जो लॉ में 2 तरह के ऑफेंसेस होते हैं। एक मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा फाइन कर रहे हैं। मैं इसका सिर्फ जेनेसिस बता रहा हूं। जेनेसिस मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये समझना जरूरी है कि जो हम प्रोविजन लेके आए, जहां पर एक पर्सनल डिफेमेशन या पर्सनल मेनेसिंग वर्ड्स के लिए हमने उसको एक पब्लिक के अगेंस्ट ऑफेंस मान लिया, जबकि इसको पब्लिक के अगेंस्ट ऑफेंस मानने की जरूरत नहीं थी। अगर बाला साहब के कोई फॉलोअर किसी को किसी तरह का उनको ठेस लगी थी तो दे कुड have very well approached through the court and then they could have taken a private complaint. इसमें पुलिस की दखल अंदाजी की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, बिल्कुल आपकी बात इस तरह के ऑफेंसेस को पब्लिक ऑफेंस बनाना गलत बात है। देखो मैं ये कहता हूं कि ये जो भय वाली बात है, ये इसके पीछे एक पूरी मानसिकता तैयार की गई है ओवर द ईयर्स, और स्टेट की कॉम्प्लिसिटी रही है। जैसे उन्होंने कहा कि ललन ने बात की, भय तब होता है यदि आपको लगे कोई अननेचुरल डेथ हुई है या किसी ने उनको बहुत कोई अटैक हुआ, कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, वायलेंस हुई। ये बात कहनी चाहिए, कल्पना कीजिए कोई टेररिस्ट अटैक होता तो क्या होता बॉम्बे का? क्या हम इन चीजों को कंडोन कर रहे हैं? क्या हम जो नहीं हुआ और जो लेकिन उसकी एप्रीहेंशन थी, जिसकी छाया रहती है लगातार, जिसकी छाया, तो क्या होता स्टेट का, क्या होता मुंबई का? मैं फिर कहता हूं कि मुंबई जैसी नगरी को कोई भी व्यक्ति, जिसे बोलते हैं ना कि कैन नॉट होल्ड टू रैंसम, जो ऐसी तैयार की भूमिका, फिर शिवाजी पार्क के अंदर कल को अब अभी डिमांड आ गई कि वहां पे समाधि बनाओ, उनका स्मारक बनाओ वहां पर। पूरा एक उसकी हम बोलते हैं सिम्योटिक्स, पूरा इसका एक सिम्योटिक्स बनता है। टाइगर की इमेज है, साथ में चलती है, पूरा पुलिस का फोर्स, 50,000 पुलिस फोर्स। आप उसके लिए मैं, और मीडिया का जो पूरी मीडिया की जो भागीदारी रही है, किसी मीडिया ने ये नहीं कहा कि इस जस्टिफिकेशन दी जा रही है कि जो वहां फ्यूनरल ग्राउंड है वो छोटा पड़ता, इसलिए इतने लोगों ने आना था, इसलिए हुआ।
हिंदुस्तान में कितने, सॉरी अक्षय टू कट यू शॉर्ट, हिंदुस्तान में कितने लोग रोज मरते हैं, कितने नेताओं का निधन होता है, लेकिन उन नेताओं के मरने पर एक जो शोकाकुल पूरा देश है, शोकाकुल जनता है, अनुयायी है, वो वायलेंस में इंडल्ज नहीं करते हैं। यहां वायलेंस, एक काउंटर वायलेंस की विभीषिका जो पूरी छाया है रची गई थी। तो मुझे लगता है बाला साहब के फिनोमेना को जो बार बार मीडिया ने एवोलाइज किया, और प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक कंपटीशन रहा, एक साइको फैंसी रही। मुझे लगता है उस साइको फैंसी को हिंदुस्तान में जब हम आज के जनतंत्र को देखना चाहते हैं, लोकतंत्र को देखना चाहते हो, तो दो धुरी पर देखना चाहिए। पहली बात को जो 21 साल की महिला अपने ओपिनियन को नहीं रख सकती है, ओपिनियन की रखने की कीमत यह कि उसके चाचा का पूरा क्लिनिक ध्वस्त कर दिया जाता है, और जब एफआईआर लिखाया जाता है तो कहा जाता है अननोन। वो नोन है, उनको अप्रोच कर लिया गया और उनको अननोन के रूप में दिखाया जा रहा है। तो ये हिंदुस्तान में जो लगातार डिविसिव, मुझे नहीं लगता इसमें कांग्रेस को और बीजेपी को और बाल साहब ये, क्योंकि जहां तक शिवसेना का सवाल है, शिवसेना पहले कांग्रेस के साथ रही है, लगातार इतिहास में जाकर इतिहास रहा है कि दे हैव बीन हैंड इन ग्लोब। तो सवाल ये है कि पूरी मानसिकता को, जैसे अक्षय ने रेखांकित किया है, उस फांसीवाद की जो मानसिकता तैयार की जा रही लगातार, उसको हम कैसे देखें। और ये जो छाया है वो आज कॉस्मोपॉलिटन जो चरित्र था, जो चरित्र है, जो होना चाहिए बंबई का, जहां पे दलित रहते हैं, जहां पे लाखों लाखों मजदूर जो रोज की दिहाड़ी पर जिंदा रहते हैं, उनको अगर 2 दिन का बंद झेलना पड़ता है तो जीवन में किस तरह की छाया होती है। वो अपनी सब्जी नहीं बेच सकते हैं, और वो लगातार कम से कम गवाह है कि मराठी मानुस की जो छाया है, मराठी मानुस का जो फासिज्म जिस तरह का इवॉल्व किया है, वो किस तरह से लोगों को बेघर किया है। तो मुझे लगता है इसको बड़े सवालों के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। और जो मीडिया की भूमिका है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं मीडिया को भी रेखांकित करने की कोशिश की, मैं जोड़ना चाहता हूं, इनमें आपस में कंपटीशन है। चाहे वो फिल्मिस्तान के लोग हों, वो कैसे साइको फैंसी में इंडल्ज करते हैं, मीडिया के लोग कैसे इंडल्ज करते हैं। अरे ओबिचुरी का टाइम होता है एक रिफ्लेक्शन का, जहां पे उसकी दिशा और दशा दोनों को देख सके, महाराष्ट्र की दिशा और दशा और हिंदुस्तान के लोकतंत्र की दिशा और दशा। जब तक ये हम नहीं देख सकते हैं तो लगातार ये वायलेंस का माहम चलता रहेगा। हेमंत, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि जब भी कोई मौत होती है, मौत तो मतलब अटल सच्चाई होने के बावजूद भी एक मातम का सबब हमेशा रहती है, वो एक बात अलग है। लेकिन हम जो भी बंदा चला जाता है, अगर वो लार्जर सोसाइटी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, तो हम उसके बारे में रिफ्लेक्शन भी करते हैं। बिल्कुल सही। इस बार जो पूरा माहौल रहा, जिसमें जो एक भक्ति भाव की बात की गई और तबक्कों भी की गई, जैसे जो फेसबुक वाली बात है वो उसको सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन है। अगर इससे ज्यादा कोई क्रिटिसाइज, सीरियसली कोई क्रिटिसाइज करता, उनकी तमाम बातें जो उनके साथ जुड़ी रही हैं, उन्होंने कितने जो अखबारों के ऊपर हमले किए हैं, बहुत लगातार हर साल 2-3 ऐसे इंसिडेंट आते रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे भक्ति भाव की तबक्कों करना क्या जायज है? देखिए, ऐसा क्या है, इसमें हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो रहेगा। जो लोग वहां पर आए, जितने भी लोग, लाखों लोग आए, तो ये बात कहना तो गलत होगा कि वो सब लोगों को जबरदस्ती लेके आया गया, सब लोग अपनी मर्जी से उनकी बात नहीं कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। मातम है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, उसमें कोई दखलंदाजी का मसला नहीं है। बहुत सारे लोग आहत हुए हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जो उस मातम में शामिल नहीं है जी, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं, जैसे मसलन अगर चंडीगढ़ में किसी कारण बंद होता है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, और मुझे लगता है कि इसके बारे में जब बाला साहब के जाने के बाद अगले दिन अगर आप अखबार उठा के देखें तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी डाइवर्स ओपिनियन छपी हैं, और उनमें अलग अलग तरह के लेख भी छपे हैं, बाला साहब की पॉलिटिक्स के बारे में भी छपे हैं, लोगों ने अपनी ओपिनियन भी रखी है और लोगों ने कॉन्ट्रेरी ओपिनियन भी रखी है, लोगों ने उनको क्रिटिसाइज भी किया है। तो और मैं फेसबुक पे भी देखता रहा हूं, हर तरह की ओपिनियन उन पे आती रही है। और क्योंकि उस दिन 2 इंसिडेंट हुए, एक और इंसिडेंट हुआ जहां एक लीकर बैरन डाइड, सो दोनों को कई जगह कंपेयर भी किया गया, जो मैंने फेसबुक में देखा। सो ऐसा नहीं है कि डाइवर्स ओपिनियंस नहीं आई है, पर एट द सेम टाइम ये वाला जो केस है, जो इसमें जहां पर ये पर्टिकुलर एफआईआर रजिस्टर की है, ये तो किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और इसको ये कहना कि ये जस्टिफाइड एक्ट था, या ये एक एफआईआर लिखवाना या पुलिस का एफआईआर दर्ज करना और उन लड़कियों को अरेस्ट करना, ये तो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हाँ जी, कि देखिए, हम इस केस को केवल फ्रीडम ऑफ स्पीच तक ना रखें, इसका कॉन्टेक्स्ट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो ठीक है, वो एक आईटी एक्ट है, उसके अंदर उन्होंने मनमाने ढंग से जो किया और बिना डिबेट के उसे एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज हर रूलिंग पार्टी को सूट करता है वो। लेकिन ये केस सिंपली ये नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे अटैक हुआ, आर्बिट्रेरी ढंग से उसके ऊपर अरेस्ट हुआ,
या वो ये बात नहीं, बात ये है कि ये एक चीज को कोलैबोरेट करता है, कोलैबोरेट ये करता है कि माहौल खड़ा किया गया भय का, उस राजनीति को आगे चलाने का एक कॉन्टेक्स्ट तैयार किया, उसकी भूमिका तैयार की गई। अक्षय जी, मैं आपको यहाँ ये याद दिलाऊं कि यहाँ पर जितने भी, यहाँ पर तो उन्होंने लड़कियों को अरेस्ट किया जो धरने पे बैठते हैं, यहीं पंजाब में बैठते हैं, यहाँ और बाकी हरियाणा में बैठते हैं, जो धरने पे बैठते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, नारे लगाते हैं सरकार के खिलाफ, उनको सरकार पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है, अंदर डाल देती है। कई केसेस हैं जब कत्ल के मुकदमे झूठे, नहीं मैं ये बता रहा हूँ कि ये सारे का सारा जो हमारा तंत्र है, पुलिस तंत्र है, ये उसका रिफ्लेक्शन है, पुलिस तंत्र का। मैं मान लिया पुलिस तंत्र अपने आप में कोई न्यूट्रल बॉडी नहीं है, उसके अंदर कौन सी पुलिस तंत्र है जिसके अंदर आपका जो पुलिस का ऑफिसर है या पुलिस के कांस्टेबल है उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। राज्य तो अपनी परिभाषा से कोएर्सिव है, हमारे पास टाइम कम हुआ है। राज्य तो अपनी परिभाषा से कोएर्सिव है, मैक्स वेबर कहते हैं। और तो राज्य के बारे में इस तरह का हम अगर चरित्र तैयार करें, मुझे लगता है जब जनतंत्र में लोग जनतंत्र की राजनीति करने वाले जब ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर आरोप ज्यादा आते हैं, ना कि राज्य को तो मान के चलते हैं, एजम्पशन है हमारा। बहुत सारी बातें इस पूरी बहस के बारे में हुई हैं, मुझे लगता है कि उससे ये बहस एक खुल जाती है जिसके ऊपर संजीदगी से आगे चलना चाहिए। आप सारे लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाल ठाकरे की मौत अगर कुछ लोगों के लिए, जब बहुत सारे लोगों के लिए मातम का कारण है, तो बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि इस वक्त उनकी जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर एक नजरसानी की जानी चाहिए और उसके बारे में सोचा जाना चाहिए कि वो देश को किस तरफ ले जा रही है। इसी के साथ हम आज का प्राइम खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।